हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टीचिंग में, जहां हम सी-टेट की तैयारी करा रहे हैं सीडीपी की। आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम के साथ क्या संबंध है। देखिए, विकास क्या है। विकास की प्रस्तावना कुछ इस तरह है कि विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक परिवर्तनों की एक सतत समग्र प्रक्रिया शामिल है, मिलीजुली प्रक्रिया शामिल है, जबकि सीखना ज्ञान, कौशल्य और दृष्टिकोण प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सीखना विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल्य प्रदान करता है जो उनके विकास को आगे बढ़ाता है। दोनों प्रक्रिया एक दूसरे को प्रभावित करती है। विकास का स्तर सीखने को प्रभावित करता है। जैसे एक बच्चा केवल उन अवधारणाओं को सीख सकता है जो उसके संज्ञानात्मक विकास के अनुकूल नाम होते हैं। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लगता है। उसी तरह विकास का दूसरा पॉइंट है मानसिक और भावनात्मक विकास शामिल हैं। गुणात्मक भी विकास है, मात्रात्मक भी विकास है। इसमें शारीरिक परिवर्तन मात्रात्मक है और नई क्षमताओं का प्रकट होना, यानी कि पुरानी क्षमता का अंत होना, नई क्षमता का आ जाना, नई विशेषताओं को उसके अंदर में आ जाना, ये गुणात्मक परिवर्तन इसमें शामिल है। और मनुष्य के जीवन को में विकास की को प्रभावित करने है जो दो महत्वपूर्ण घटक है। मनुष्य के जीवन में विकास को प्रभावित करने वाले जो दो घटक है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण और आनुवंशिकता, क्योंकि विकास जो है ये दोनों का ही परिणाम है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। प्रौढ़ अवस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम होते हैं। और विकास में पालन पोषण भी बहुत ज़रूरी है, आहार भी बहुत ज़रूरी है। ये विकास की अवधारणा एक कॉन्सेप्ट है। अब विकास और सीखने में क्या संबंध है। देखिए, जितना हम सीखेंगे उतनी हमारी प्रगति होगी, और जितनी हमारी प्रगति होंगी, जितने हम उसमें निपुण होंगे, हमारे विकास का स्तर उतना ही बड़ा होगा। सीखना और विकास दोनों भी एक ही सिक्के के पहलू हैं। सीखना विकास का एक घटक है। सीखना ज्ञान और कौशल्य प्रदान करके विकास को गति देता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर हम उस पर बार बार प्रयत्न करेंगे तो हमारे कार्य में प्रगति भी होंगी और हमें उसको और बेहतरीन तरीके से कर सकें और बेहतरीन तरीके से उसको संपन्न कर सकेंगे उस कार्य को। विकास सीखने की सीमा निर्धारित करता है। एक व्यक्ति की सीखने की क्षमता उसके विकास के स्तर पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा केवल वही अवधारणा सीख सकता है जो उसके वातावरण, संज्ञानात्मक विकास के स्तर के अनुकूल हो। अब हम जाहिर सी बात है, अभी टीचिंग का पढ़ रहे हैं तो हमारे को छोटे बच्चे चाहिए। अब सपोज कर लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसको हम राइटिंग कौशल्य का प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो उसकी राइटिंग स्तर सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, और उसके अनुकूल ही उसको सिखाना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि चलो ये हमने एक आपको पैसेज दे दिया, ये पूरा लिख लो, बल्कि उसको तो उसके संज्ञानात्मक विकास और उसकी अनुकूल स्थिति के आधार पर सिखाना पड़ेगा ना, कि फिर उसको बताना पड़ेगा ए क्या है, बी क्या है, आ, ई, उ, क, ख, ग, ये सब उसको पहले बताना पड़ेगा। इस पर उसको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा ताकि उसकी लेखन शैली प्रगति में परिवर्तन हो और उसकी लेखन शैली एक अच्छी तरह से डेवलप हो सके। और दोनों में जो विकास और सीखना है ना, इसमें एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसमें संबंध होता है आपस में। कभी ये विकास के दौरान सीखना होता है तो कभी सीखने के अनुभव से विकास होता है। और ये समानांतर प्रक्रिया है। विकास और सीखना एक दूसरे से निकटतम जुड़ी रहती है और एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। अब यहाँ पे हम विकास के जो है रूप पढ़ लेंगे कि शारीरिक विकास है। विकास के इसमें शारीरिक विकास है, शरीर के अंगों की वृद्धि और परिपक्वता। बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास, सोचने, समझने और सीखने और समस्या का हल करने की क्षमता में वृद्धि करना है। तो हम इसे एक डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। जैसे कि शारीरिक विकास है,
देखिए कैसा किस तरह से उसमें आकार में परिवर्तन हुआ। मनुष्य की शारीरिक आकार में कैसे परिवर्तन, भ्रूण अवस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोर अवस्था है। शारीरिक विकास कर्म में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास कर्म में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार और भार पर भी नियंत्रण फिर बढ़तेगा तो उसके आकार में परिवर्तन है, जो कि विकास का एक भाग है। दूसरा टॉपिक क्या है इसके अंदर में जो बता रहा है कि उसका जिस तरह से वो बड़ा हो रहा उसकी बौद्धिक क्षमता और संज्ञानात्मक का भी विकास हो रहा, उसकी सोचने समझने सीखने की समस्या में भी विकास होते जा रहा और वो समस्या का समाधान कर रहा है। फिर उसका सामाजिक विकास है, सामाजिक मानदंडों को समझने की कोशिश कर रहा है। भावनात्मक विकास है, जो कि भावना को समझना, व्यक्त करना और नियंत्रण करने की क्षमता में वृद्धि आ जाना। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पहले बच्चा छोटा था तो वो रोता था, अभी उसको जब स्कूल में एडमिशन करा देते हैं तो वो कुछ समय रोता है, लेकिन बाद में वो नहीं रोता। क्यों? क्योंकि उसमें भावनात्मक विकास हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास भी उसका डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ हम रोने के लिए नहीं आए, यहाँ हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। फिर नैतिक विकास भी होता है, उसका सही और गलत के बीच में अंतर करना सीख जाता है वो। तो विकास का एक रूप था शारीरिक विकास और दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। आपको दो इमेज दिख रही है। ऊपरी इमेज में शैशवावस्था है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। इसमें जो बच्चे है ना स्वयं केंद्रित होता है तथा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। और दूसरा जो है वातावरण में परिवर्तन। वातावरण और व्यक्तियों में रुचि, यानी जब वो चलने फिरने के लायक हो जाता है तो घर के दूसरे व्यक्तियों के साथ रुचि लेने लगता है। अब वो गोद में रहना पसंद नहीं करता, बल्कि वो घसीट के या चल के उनके पास जाता है और उन्हीं के साथ अपना वक्त गुजारता है। इसका जो दूसरा रूप है वह पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं, बच्चों को पहले अस्थायी दांत आते हैं तो टूट जाते हैं। बच्चा चलने से पहले घसीटता है, फिर घुटनों के बल खड़े होता है, फिर चलता है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन है। यहाँ बच्चों के दूध के दांत गिर जाते हैं। पहले बच्चे घसीट के चलते हैं, फिर घुटनों के बल चलते हैं और फिर चलने और दौड़ने लग जाते हैं। पहले वो अपने की शिक्षा को पूरी करने के लिए रोते थे या चिल्लाते थे, लेकिन फिर अब वो परिवर्तन उनमें आ जाता है। ये है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। ये भी विकास का एक रूप है। और फिर है नई प्राप्ति, यानी कि नहीं, पहले बच्चे में घसीटना सीखा, फिर चलना, घुटनों के बल चलना सीखा, अब वो दौड़ने लग गया तो उसने जो पुरानी विशेषता थी उसका त्याग कर दिया। वो घुटनों के बल नहीं चल रहा, बल्कि अब वो भागने दौड़ने लग रहा आम इंसानों की तरह, जैसे कि बीच में बताया गया। ऐसे उनमें नई प्राप्ति होती रहती है। करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसमें का विकास करती है? थायराइड है, जो कि जब वो युवा अवस्था में आ जाता है तो दाढ़ी, मूंछ, खुशबू की जैसी आवाज़ हो जाती है। बुद्धि है, यौन है। तो इसमें है जैसे कि एक डिमकर है। विकास को प्रभावित करने वाले पहले घटक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वंश अनुकर्म है, जिसमें डिंक मेयर कहते हैं कि जो कि 1965 के ऑथर है, वो कहते हैं वंश अनुगत कारक वे जन्मजात विशेषता है जो बालक को जन्म के समय से ही पाई जाती है। बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। मनुष्य के विकास में वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व होने के कारण मनुष्य के मौलिक स्वरूप और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। हमारी जो जेनेटिक खासियत होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में परिवर्तन होते रहती है, लेकिन वो होती ज़रूर है। ज़रूरी नहीं है कि किसी पहली पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी की ही गुण दिखाई दे, बल्कि कभी कभी पहली पीढ़ी के भी गुण चौथी पीढ़ी में भी दिखाई देते हैं। मनुष्य का रंग, रूप, लंबाई,
शारीरिक विशिष्टताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंश अनुक्रम द्वारा होता है। माता के रज तथा पिता के वीर्य कणों से बालक का वंश अनुक्रम निहित होता है। गर्भधारण के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। जीन जेनेटिक, ये जीन ही वंश अनुक्रम के वाहक होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। एक ही माता पिता की संतान में भिन्नता दिखाई देती है, ये भिन्नता का नियम है और यही भिन्नता का नियम है वंश अनुक्रम का। प्रगतिमान के नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं, यानी कि एक प्रतिभाशाली जोड़ा है तो ज़रूरी नहीं कि उनकी संतान भी प्रतिभाशाली हो, कमज़ोर और मानसिक बुद्धि के भी हो सकते हैं। दूसरा है वातावरण, कि वातावरण भी मनुष्य के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वातावरण में सभी बाहरी शक्तियाँ, प्रभाव और परिस्थिति आदि सम्मिलित है। वातावरण में भी सभी बाहरी शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ सभी सम्मिलित है जो मनुष्य के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। अब मानो अभी हम आए दिन देखते रहते हैं कि नवजात शिशुओं को कूड़ेदान में, कचरादान में या फुटपाथ पे या बाज़ार में कहीं ऐसी जगह छोड़ के चले गए। अब मानो वो जिसने छोड़ा वो उसकी परवरिश नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया या जो भी हो। लेकिन अगर उस बच्चे को एक अच्छा वातावरण मिल गया, एक अच्छे फैमिली ने उसको एडॉप्ट कर लिया है, तो उसके अंदर वो जो आनुवंशिकता गुण है वो तो रहेंगी, लेकिन उसे जो वातावरण मिल रहा है पालन पोषण के अंदर में, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। उसी तरह आहार है, बच्चों का आहार होना चाहिए, न्यूट्रिशन। अगर बच्चों को स्वस्थ आहार दिया जाएगा गर्भधारण के समय ही माँ को, तो संतान अच्छी होंगी। अगर कुछ उसको इस दुनिया में आने से पहले ही कोई बीमारी हो रही हो या उसमें कुछ वीकनेस आ रहा हो, तो हम डॉक्टर की सलाह से या डॉक्टर मेडिसिन दे के उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोग है कि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो उसकी कई बीमारियों से हिफाजत करना होती है। जैसे कि आज से कई समय पहले अगर हम जाए तो बच्चों में, कई समय पहले नहीं, अभी हम हमारे आसपास के क्षेत्र को लेते हैं जहाँ कुपोषण बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र का ज़िले, महाराष्ट्र की अगर हम देखें तो मेलघाट के अंदर में कुपोषण, क्योंकि वहाँ उनको आहार भी नहीं मिल रहा और वो रोग से भी सम्मिलित है, क्योंकि वहाँ उतनी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं जिसकी वजह से बच्चों का विकास भी हो सके और आहार उनको पौष्टिक मिल सके तथा उनके रोगों को कंट्रोल कर सके। जो मेलघाट है ना, वो यहाँ बच्चे के वातावरण और अनुवंशक्रम को, जो यहाँ मेलघाट का जो क्षेत्र है वो आहार और रोग के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन अखबार में पढ़ते रहते हैं कि बच्चों में कुपोषण की बीमारी होने की वजह से बच्चों का नवजात का निधन हो गया। अब है एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों में से स्त्रों निकलते हुए बालक के शारीरिक और मानसिक जो हार्मोन निकलते हैं वो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। उसमें से एक है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसका एक मेन पार्ट है इसके अंदर में पैराथायराइड ग्रंथि, जो कि हड्डी और दांतों को मजबूत करती है बच्चों के। और साथ ही साथ संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथ का स्त्रोत ही प्रभावित करता है। दूसरा है बालक की जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो हड्डी और दांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं और साथ ही बच्चों के संवेगात्मक व्यवहार और को भी प्रभावित करते हैं। फिर है एक थायराइड ग्रंथि, जो कि बच्चों की लंबाई
का संबंध होता है, जिससे बच्चों की लंबाई का संबंध होता है। और इसी ग्रंथ के द्वारा पुरुष तत्वों के लक्षणों का निर्धारण होता है, जैसे युवावस्था में दाढ़ी आना, मूंछ आना, पुरुष जैसी आवाज़ होना। स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियाँ पर निर्भर होता है। फिर बुद्धि है। जो बच्चा जितनी कम उम्र में क्रियाशील हो जाता है वो उतना ही बुद्धिमान कहलाता है। फिर है यौन। यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कियों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है, परंतु वायु संधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र ही विकसित होने लगते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है, यानी कि लड़कियों में लड़कों से पहले ही परिपक्वता आ जाती है और मैच्योर हो जाती है। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं जो कि बताई है। देखिए, शैशव अवस्था जो है 1 से 3 वर्ष तक कही जाती है। पूर्व बाल्यावस्था जो है 3 से 6 वर्ष कही जाती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 ही कही जाती है। किशोर अवस्था जो है 12 से 18 वर्ष की कही जाती है। और बालक जो है, बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलॉक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। हरलॉक एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से अवस्थाओं का वर्गीकरण किया। जैसे कि इसमें बताया गया, गर्भ अवस्था क्या है, गर्भधारण से जन्म तक। शैशव अवस्था क्या है, जन्म से 2 सप्ताह तक। वैसे हम नॉर्मली तौर पे उसको 2 साल बोलते हैं, जन्म से 2 साल तक। लेकिन जो 2 सप्ताह के बाद आरंभ होता है उसको बचपन अवस्था कहते हैं। यहाँ लिखे 30 सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूरे बाल्यावस्था 3रे वर्ष से 6ठे वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7वें से 12 तक। फिर है वय संधि है 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। फिर पूर्व किशोर अवस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक। फिर उत्तर किशोर अवस्था 18 से 21 तक। फिर पौड़ है 21 से 40 तक। फिर मध्य अवस्था है 41 से 60 तक। और फिर वृद्ध अवस्था है 60 वर्ष के बाद वृद्ध अवस्था का शुमार होता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक में हम और भी पॉइंट कवर करेंगे।